हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये समझना चाहते हो कि जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए, इसका आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, स्टॉक्स पे क्या असर पड़ेगा, क्रिप्टो पे क्या असर पड़ेगा, आपकी इनकम पे क्या असर पड़ेगा। फ्यूचर एक्चुअली बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। बहुत ज़्यादा खतरे की जो घंटी है वो बज चुकी है। और मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर सतर्क भी करना चाहूँगा। देखिए, अभी आपकी सिचुएशन खराब नहीं हुई है, बट गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से ये रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स लगे हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर योर इनकम, फॉर योर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन द सेंस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दिस इज़ रियली नॉट अ गुड न्यूज़। और इसका कैसे इम्पैक्ट होगा, उसको बहुत सरल भाषा में, सरल तरीके से, बिना इकोनॉमिक्स का ज्ञान दिए, कॉमन सेंस लगाते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी कॉमन आदमी हूँ, ना मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, ना ही मैं कोई मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। मैं सिर्फ़ एक कॉमन आदमी हूँ जो कि जिसको पता है कि यार अच्छा इन चीज़ों का लाइफ़ में क्या असर पड़ सकता है और कैसे हम प्रिपेयर करें। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? हुआ क्या है, थोड़ा-सा उस बैकग्राउंड को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसने ये अपने जब इलेक्शन कैंपेन में वो ये बोल रहा था, एग्ज़ैक्टली उसने तब नहीं बताया था कि वो कैसे अमेरिका को ग्रेट बनाएगा। लेकिन वो कहता है कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है। उसका जो टोट अगर उसने शायद इलेक्शंस में अगर ये अपना प्लान बता दिया होता कि मैं अमेरिका को ग्रेट ऐसे बनाऊँगा कि मैं टैरिफ्स लगाऊँगा और ऐसा कर दूँगा, तो शायद वो जीत के भी ना आता। लेकिन अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए जो उसने रास्ता चुना है और जितने शॉर्ट टाइम में उसने रास्ता चुना है, ये बहुत ही ड्रैकोनियन है, इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कैसे? उसने अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए पहले ये स्टडी करा कि देखो कि हमने एक डोज डिपार्टमेंट बनाया, उसने कुछ ऐसे रेडिकल स्टेप्स उठाए जिसमें उसने इलॉन मस्क को बोला, यार तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हारे पास नो हाउ है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तुम एक डिपार्टमेंट को हेड करो और देखो कि हम कहाँ कहाँ पे बचत कर सकते हैं, कहाँ हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। खैर उस डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें निकाल के दी ट्रम्प को कि जिस जहाँ पे बचत होना शुरू हो गई, जो अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही थी। वो डिबेटेबल है कि काफ़ी ऐसे अफ्रीका के नेशंस में जो एड जा रही थी, उस एड को भी बंद किया गया है, सब चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि ओवरऑल अमेरिका को वहाँ से फ़ायदा हो रहा था। दूसरी चीज़ जो अमेरिका को रियलाइज़ हुई, जो डोनाल्ड ट्रम्प को रियलाइज़ हुई कि यार हम लोग अगर ग्रेट बनना चाहते हैं, तो हमें ये देखना है कि हम दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो अमेरिका को होना चाहिए, ना कि चाइना को, ना कि एशिया को, ना कि इंडिया को, किसी और देश को जो इतनी तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहे हैं, अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए। और वो कब बनेगा? वो इसलिए नहीं बन पा रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे अमेरिका में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और जब हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी देशों ने काफ़ी हाई टैरिफ्स लगा रखा है। हाई टैरिफ का मतलब ये कि जब कोई चीज़ अमेरिका से एक्सपोर्ट हो रही है, तो दूसरे देश क्या कर रहे हैं, उस पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्राइसेज़ हैं, जो अमेरिका के गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, उनकी वो प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं है दूसरी मार्केट में, तो ये एक दिक्कत है। तो उसको अमेरिका को ये रियलाइज़ हुआ कि इसीलिए हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रहे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या मैन्युफैक्चरिंग हमारी नहीं बढ़ पा रही है, इस चक्कर में। उसने एक डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक रेसिप्रोकल टैरिफ से शुरुआत करते हैं। शुरुआत में उसने मेक्सिको और कनाडा पे ये अप्लाई करा। ऑब्वियसली वहाँ से जब उसने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया कि जो मेक्सिको से चीज़ें आ रही हैं और कनाडा से चीज़ें आ रही हैं, हम उन पे टैरिफ लगाएँगे, राइट? तो उन जब कनाडा ने उस रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही, तो उसने बोला कि तुम अगर लगाओगे तो फिर हम और लगाएँगे। तो शुरुआत वहाँ से हुई और अब वो पूरी दुनिया में फिर वो फैल गई, जिसको उसने बोला कि मैं बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूँगा, और उसने लिबरेशन डे के जो कि कल था, उसमें अनाउंसमेंट करने की बात करी थी कि हम पूरी दुनिया पे एक बेस टैरिफ लगाएँगे और कुछ देशों पे हम टैरिफ थोड़ा ज़्यादा लगाएँगे। और अल्टीमेटली उसने वो अनाउंसमेंट करी और उसने एक पूरी लिस्ट जारी करी है, करीब 180 184 देशों की लिस्ट है, जिसमें उसने सभी को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और उसने टैरिफ्स की अनाउंसमेंट कर दी है। टैरिफ का मतलब ये कि भई अब इन देशों से जब भी कोई चीज़ हमारे यहाँ पे आएगी, तो हम उस पे टैरिफ लगाएँगे। क्या हम टैरिफ को कम करेंगे? हाँ, अगर वो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ पे टैरिफ को कम करेंगे, तो हम भी उनके प्रोडक्ट्स पे, उनके गुड्स पे हम भी टैरिफ को कम कर देंगे। ठीक है? यही है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान एक्चुअली में है नहीं। ये इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा कि अब तुम
मतलब तुम हमारे यहाँ पे टैरिफ कम कर दो, हम तुम्हारे यहाँ पे टैरिफ कम कर दें, ऐसा होता नहीं है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इसकी चीज़ें क्या होंगी, मैं उसको थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं किन देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये करते ही जो एस-एंड-पी 500 है, उसमें 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप का सफाया हो गया 15 मिनट में। ऐसा क्यों हुआ भाई? ये तो अमेरिका का जो प्रेज़िडेंट है, क्या उसको नहीं पता था कि ऐसा होगा? भई ऐसा सिंपल सी बात है कि आपने अगर टैरिफ लगा दिया, राइट? सपोज़ करो चाइना पे, इंडिया पे और देशों पे, जो बाकी देश हैं, वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं। जिसमें से चाइना है, वो तो आपके सामने झुकेगा नहीं कि आपने उसके टैरिफ लगा दिया तो वो भी आपके टैरिफ लगा के ही मानेगा। वो ऐसा नहीं कि वो टैरिफ को कम कर देगा। तो जो गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं अमेरिकन्स जो बाकी देशों में, अगर वहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ उन लोगों ने कम नहीं किया और उन्होंने भी उतना ही टैरिफ लगा दिया जितना अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, तो ऑब्वियसली जो गुड्स जो अमेरिकन कंपनीज़ अभी एक्सपोर्ट कर रही थी, उस पे असर आएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो वहाँ की जो स्टॉक मार्केट इसलिए क्रैश करा और वहाँ पे ये 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो है मार्केट कैप का 15 मिनट के अंदर सफाया हो गया। क्योंकि ऑब्वियसली अब ट्रेड पे फ़र्क पड़ेगा, चाहे अमेरिकन्स हों, चाहे पूरी दुनिया की कंपनीज़ हों, उन सब की ट्रेड पे फ़र्क पड़ेगा। सपोज़ करो कोई इंडिया से भी अगर एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका पे और अब अगर इंडिया पे जैसे 26% का टैरिफ लगाया है, ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज़ भी स्ट्रगल करेंगी। और आपकी अमेरिकन कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही थी, वो भी स्ट्रगल करेंगी। इसीलिए इसका इम्पैक्ट जो है, वो पूरी दुनिया पे देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर देश का स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा हो या अमेरिका का खुद का स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा हो, ऐसा नहीं है। तो इसको एक तो दिमाग से निकाल दीजिए। हर एक कंपनी को इसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो इम्पैक्ट हुई हैं, उसमें चाइना पे 34% का टैरिफ है, यूरोपियन यूनियन पे 20% है, वियतनाम पे 46% है, जापान पे 24 है, इंडिया पे 26% है, साउथ कोरिया पे 25% है, राइट? और ऐसे ही थाईलैंड पे 36, स्विट्ज़रलैंड पे 31, इंडोनेशिया पे 32, मलेशिया पे 24, कंबोडिया पे 49, श्रीलंका पे 40% प्लस है, ठीक है? तो अब इसमें भी राजनीति है क्योंकि श्रीलंका बहुत ज़्यादा चाइना को उसने पीछे पोर्ट दिए हैं, काफ़ी सारा उसने चाइना के क्लोज़ हुआ है श्रीलंका, तो श्रीलंका को सबक सिखाने के लिए 40% प्लस का टैरिफ लगाया है। तो यहाँ राजनीति भी है, राइट? तो ये का बहुत बड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट को अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी चाइना पे 34 है, वियतनाम पे 46 है, तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। मैं पूरी लिस्ट तो यहाँ कवर नहीं करूँगा, हमारे लिए मैटर करता है कि इंडिया पे जो है वो 26% का टैरिफ लगाया है और यूनाइटेड किंगडम पे 10% है। बेस टैरिफ तो 10% है सभी पे। श्रीलंका में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए आप 44% का टैरिफ लगाया है। तो ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को आप देख सकते हो, ठीक है? तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब इसके इम्पैक्ट को समझते हैं, राइट? मैं इसको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब आप ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हो कि इसका ओवरऑल बिटकॉइन पे, क्रिप्टो पे असर क्या पड़ेगा। इसको बहुत सिंपल से समझते हैं, ठीक है? 1 मिनट को मैं अमेरिका हूँ, ठीक है? अब मैंने टैरिफ लगाने की बात करी, तो ऑब्वियसली अब सपोज़ करो कि इंडिया चाइना से जो माल मेरे यहाँ आता था, वो महँगा हो गया। ऑब्वियसली जब महँगा होगा, तो यहाँ पे उसकी डिमांड गिर जाएगी। जब डिमांड गिरेगी, तो इंडिया चाइना से कोई चीज़ प्रोड्यूस होके मेरे यहाँ पे आ रही थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी क्या होगी? प्रोडक्शन कम होगी। जब प्रोडक्शन कम होगी, जब माल बिकना कम हो गया और ऑब्वियसली माल बिकना कम हो गया, तो क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, तो मेरे मैं अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कम करूँगा। मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कम करूँगा। कैपेसिटी को कम करूँगा, मेरा रेवेन्यू कम जनरेट होगा। जब मेरा रेवेन्यू कम जनरेट होगा, तो ये जो मेरी इतनी जनता मैंने एम्प्लॉय कर रखी थी, तो मैं कहूँगा यार इसमें कटौती करो। तो मैं जब कटौती करूँगा, तो मैं कुछ लोगों को नौकरी से निकालूँगा। कुछ लोगों को नौकरी से निकालूँगा, कुछ लोगों की तनख्वाहें बढ़ाना बंद कर दूँगा और कुछ लोगों को मैं बोल दूँगा कि भाई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो या वॉलंटरीली निकल जाओ या नौकरी ढूँढ लो। एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनेगा। सपोज़ अगर अगर इंडिया में कोई कंपनी है और उसको अब ये फेस करना पड़ेगा, उसकी लो डिमांड हो, अब अमेरिका में उसको टैरिफ लग गया, तो ऑब्वियसली वो लोगों को निकालेगा। एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनेगा और जब अनसर्टेनिटी का माहौल बनेगा क्योंकि प्रोडक्शन लो हो गई, तो क्या होगा?
राइट? लोग घरों में बैठना शुरू होंगे। जब लोग घरों में बैठना शुरू होंगे और एक अनसर्टेनिटी दिखेगी कि यार ये माहौल बिगड़ रहा है, मेरी कंपनी की प्रोडक्शन कम हो रही है, मेरी प्रोडक्शन अब मेरी कंपनी अब नेगेटिव बातें कर रही है, कुछ लोगों को निकाला गया है, तब इस डर के मारे लोग क्या करेंगे? अपनी स्पेंडिंग को कम कर देंगे। लोग अपनी स्पेंडिंग को कम कर देंगे। स्पेंडिंग कम करेंगे, सेविंग मतलब हार्ड कैश में वो चाहेंगे कि यार कल को कोई अगर मेरी नौकरी चली जाए तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ कैश पड़ा हो, 6 महीने का मेरे पास कुछ सर्वाइवल के लिए कुछ पड़ा हो। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो रिस्की एसेट्स को बेचेंगे। रिस्की एसेट्स में स्टॉक में अगर पैसा लगा है तो स्टॉक को सेल करने की कोशिश करेंगे कि यार कल को स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो सकती है, और जो कि ऑब्वियसली एक सिग्नल दे ही रही है। इतना तो सबको ज्ञान हो ही जाता है कि यार कहीं को स्टॉक ना गिर जाए। और यार जो क्रिप्टो है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क ही है, एक एक सेगमेंट है। तो यार मैं क्रिप्टो से भी पैसा निकाल लूँ। तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर जो ये मैं शॉर्ट टर्म की बातें कर रहा हूँ, एक नी जर्क रिएक्शन जिसे कहते हैं। जैसे चोट लग जाती है तो आप कहते हो ना आप रोते हो, आप कहते हो ओह! ये एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन होता है। लॉन्ग टर्म में आपकी जितनी मर्ज़ी चोट लग जाए, आपको फिर जब मलहम लगाया जाता है, आपकी सर्जरी होती है, आपकी जो चोट पे ट्रीटमेंट होता है तो आपके पेन कम होता है। लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन होता है वो यही होता है, चोट लग गई। तो सो बेसिकली क्या है कि आपका जो नी जर्क रिएक्शन यही होगा। स्टॉक मार्केट्स में वो दिखना शुरू हो गया है। जैसे इंडिया की बात करूँ तो सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे गिरा, अभी 270 280 पॉइंट नीचे है। लेकिन इसका शॉर्ट टर्म में और ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक स्टेप इन की। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, नहीं हम देख रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हुआ ही तो चीज़ें थमी हुई हैं। लेकिन कितना उसका इम्पैक्ट आएगा वो अभी देखने वाली बात है। राइट? तो ये आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? लाइफ पे आपके एक अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। आप कैश के अंदर आना चाहोगे, आप रिस्की एसेट से निकलना चाहोगे। जब रिस्की एसेट से निकलोगे तो स्टॉक और क्रिप्टो की मार्केट जो है वो क्रैश करेगी, और वो क्रैश कर भी रही है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपकी इमीडिएट जो रिएक्शन है। इमीडिएटली आपका रिएक्शन एक और चीज़ पे जाएगा, वो है गोल्ड। अगर आप गोल्ड पे देखो, तो आप अपनी सेविंग्स को कन्वर्ट करोगे गोल्ड में। गोल्ड आप फिर भी नहीं बेचोगे, कितनी बुरी सिचुएशन हो जाए, आपको आपको एक फीलिंग दे रहा है वो कम्फर्ट की कि चलो यार गोल्ड है मेरे पास। गोल्ड को आप जाके साहूकार के पास जाके कैश में कन्वर्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि गोल्ड आपको पता है कि गोल्ड इतनी जल्दी वॉलेटिलिटी में गिरेगा नहीं, उल्टा गोल्ड क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो गोल्ड जो करेंसीज हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, उनमें करेक्शन हो सकती है, लेकिन गोल्ड के अंदर नहीं होगी, तो आप गोल्ड में बने रहोगे। गोल्ड क्योंकि इतने टाइम से, इतने हजारों सालों से एक उसकी हिस्ट्री है कि जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। ये एक नरेटिव, ये एक धारणा गोल्ड को गिरने नहीं देगा, और यही कारण है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को बना रहा है रेगुलरली, हर दिन जो वो प्रोग्रेस कर रहा है। यही कारण है कि गोल्ड ने पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो 55 से 60% के करीब का रिटर्न दिया, व्हिच इज़ फिनोमिनल। अगर हम गोल्ड के पर्सपेक्टिव से देखें, इतना रिटर्न ना तो किसी प्रॉपर्टी ने दिया है, ना ही किसी और, अगर हम बिटकॉइन को छोड़ दें तो किसी और एसेट क्लास ने इतना रिटर्न नहीं दिया है, राइट? तो गोल्ड इज़ बाउंड टू ग्रो शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। लॉन्ग टर्म में हम अभी आ रहे हैं, तो ये आपका हो गया इंडिविजुअल पे इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा जो बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ऑब्वियसली जब हम कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर नेशन जब एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो हम क्या कमाते हैं? हम बदले में डॉलर कमाते हैं, राइट? क्योंकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे को डॉलर आते हैं। हम डॉलर को फिर कन्वर्ट करके आईएनआर में कन्वर्ट करके बैंक में लेते हैं। तो हमारे डॉलर जो है वो रिज़र्व्स में बढ़ते हैं। अब जब हमारे एक्सपोर्ट में कमी आएगी, राइट? तो एक्सपोर्ट में कमी आएगी तो हमारे जो डॉलर है, उसमें कमी आएगी, तो हमारे डॉलर रिज़र्व्स जो हैं वो घटेंगे। अब हमारे जो इम्पोर्ट है वो ऑयल और गोल्ड हम इम्पोर्ट करते हैं, वो हम डॉलर में करते हैं। तो हमें डॉलर खर्च वो वैसी के वैसी खर्चा कर रहे हैं, और क्योंकि हमें ऑयल तो हमें मंगाना ही मंगाना है, गोल्ड हम मंगाना ही मंगाना है, तो डॉलर में हमारा खर्चा उतना ही हो रहा है, लेकिन जो हमारी डॉलर में इनकम है वो घट गई। तो हमारा ये क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, राइट? तो फॉरेन जो हमारा ये इम्बैलेंस है, फॉरेन एक्सचेंज का जो इम्बैलेंस है, ये बढ़ेगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स घटेंगे। जब फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व घटते हैं तो उससे क्या होता है, वो एक हमारे एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है। जब हमारे पास सपोज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी आती है, तो ऑब्वियसली कोई भी देश अब नहीं चाहता है कि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो नेगेटिव में जाएँ या उसमें ड्रॉप आए, क्योंकि अगर ड्रॉप आएगा तो ऑब्वियसली उसकी जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो वीकर मानी जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। जब वीक मानी जाती है तो क्या होगा, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए तो क्या होगा? उसकी हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग वीक होगी। फाइनेंशियल स्टैंडिंग वीक होने के बाद क्या होगा?
उसके कारण जो हमें लोन्स मिलते थे आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, वहाँ हमारी रेटिंग गिरती है। जब जैसे सिविल रेटिंग होती है, जब हमारी रेटिंग गिरती है तो हमें लोन नहीं मिलते हैं। प्लस हमारा जो लोन नहीं मिलते तो हमारा जो इंटरेस्ट है, वो हम जो पे कर रहे होते हैं, राइट? और हमारे जो नए फंडिंग है वो हमें महँगी मिलती है। जब महँगी मिलती है तो हमें हाई इंटरेस्ट पे करना होता है, जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोन्स लेते हैं। तो ये हमारी एक ऐसी स्टैंडिंग है, प्लस हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस पे एक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था में उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और उसकी रेटिंग अगर गिरी होती है, तो वॉलेटाइल कंट्रीज़ के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो एंटर नहीं करती हैं। कंपनीज़ वहीं एंटर करती हैं जहाँ पे फाइनेंशियल स्टैंडिंग किसी देश की स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है, राइट? तो इसका उस लेवल पे भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो आपकी जॉब्स का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, आपकी स्पेंडिंग का मैंने सिनेरियो बता दिया, स्पेंडिंग आप कम करोगे, स्पेंडिंग जब आप कम करोगे, तो जब आप स्पेंडिंग कम करोगे तो आपकी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, राइट? जो डोमेस्टिक लेवल पे जो आपकी कंपनीज़ हैं, उन पे भी फ़र्क पड़ेगा। चाहे वो एक्सपोर्ट नहीं भी करती थी, जो डोमेस्टिक चाहे आपकी हर गुड्स एंड सर्विसेज़ पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्पेंडिंग कम कम करोगे। अब ये कोई इंडिया की अकेली बात नहीं है। अगर आप देखो पूरी दुनिया पे अगर टैरिफ लगाया गया है और बेस टैरिफ 10% है और कई जगहों पे 20%, 25% है। पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्शन कम होगी, पूरी दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, पूरी दुनिया के अंदर जो है अनिश्चितता बढ़ेगी, पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड बैलेंस और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हिलेंगे, पूरी दुनिया के अंदर इसका इम्पैक्ट आएगा और पूरी दुनिया डिप्रेशन में धकेल दी गई है। अब जब पूरी दुनिया डिप्रेशन में धकेली जाएगी, तो इसका पूरा दुनिया का पे एक ग्लोबल एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है और जब इस पे इन सब चीज़ों पे फ़र्क आएगा, तो हर सेक्टर पे फ़र्क आएगा, चाहे वो टूरिज़्म हो, एविएशन हो, टेलीकॉम हो, कोई भी आप ऐसा सेक्टर उठा लो, बैंकिंग हो, उस सब पे इम्पैक्ट आना ही आना है। तो काफ़ी सारे जॉब लॉस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर ये सिचुएशन नहीं सुधरी। और जॉब लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब लोग अपने डिप्रेशन में जनरली लोग स्पेंड नहीं करते हैं। तो जब स्पेंड नहीं करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज़ की जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी, जो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज़ की जो प्राइसिंग है वो भी फ़ॉल करेगी। लेकिन लोग स्पेंड नहीं कर रहे होंगे। तो ये लोग स्पेंड फिर भी नहीं कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार पता नहीं, और ये अनिश्चितता, ये अनसर्टेनिटी और कितनी बढ़ेगी। ठीक है? तो ये कॉमन सेंस है। मैं कोई आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये कॉमन सेंस है कि डर के माहौल में आप स्पेंडिंग कम करोगे, खासकर जो लग्ज़री आइटम्स हैं, टूरिज़्म है, एविएशन है, मीट है, मटन है, जो भी लग्ज़री चाहे वो आपके लग्ज़री गुड्स एंड ब्रांड्स हैं, खाने-पीने से लेके फ्रूट्स, जो भी आपकी नेसेसिटी से बाहर की चीज़ें हैं, उन पे तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, राइट? आपके एजुकेशन में, जॉब्स पे, सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। सो ये एक एक इम्पैक्ट आपने देखा। अब इम क कौन से ऐसे एसेट क्लास है जिन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? शॉर्ट टर्म पे गोल्ड में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और लॉन्ग टर्म में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और नेगेटिव इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं। अब इसमें भी अब मैं और इसको थोड़ा डीपर लेके चलता हूँ। इसमें भी बिटकॉइन पे आपका कम इम्पैक्ट आएगा, ऑल्ट कॉइन्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है? ये आप ऑलरेडी देख रहे हो। क्यों आएगा, समझो बात को। क्योंकि बिटकॉइन ने फिर भी 50% उसका मार्केट कैप डोमिनेट करता है वो क्रिप्टो के अंदर। तो एक बड़ा उसका एक पूरी हिस्ट्री है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू का नैरेटिव है। सप्लाई में नंबर उसका लिमिटेड है। पता है कि यार इतने ही बिटकॉइन है, और बिटकॉइन के अंदर एक एडॉप्शन बहुत बढ़ रही है। माइक्रो स्ट्रैटेजी बाय कर रहा है, ईटीएफ्स बाय कर रहे हैं, नेशंस बाय कर रहे हैं। लोगों को पता है कि बिटकॉइन इज़ हियर टू स्टे, बट ऑल्ट कॉइन्स का लोगों को भरोसा नहीं होता है। इसीलिए ऑल्ट कॉइन्स जो छोटे-छोटे जो स्मॉल कैप्स हैं, उन पे बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि लोग सबसे पहले अपना बैग उसका खाली करेंगे और ऑल्ट कॉइन्स अभी भी ब्लीड कर रहे हैं और ज़्यादा ब्लीड करेंगे, ठीक है? तो ये आपका हो गया ऑल्ट कॉइन्स। अब इसमें बढ़ेगा क्या? इसमें देखो जो बढ़ेगा, अब लोग क्या करेंगे जब फ्यूचर में गोल्ड जब इंक्रीज़ करेगा प्राइस में, इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे लोग। लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को भी फॉलो करते हैं। लोग देखेंगे कि यार जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं और नेशंस हैं, वो जैसे वो गोल्ड को बाय कर रहे थे अनसर्टेनिटी में, वो वैसे ही बिटकॉइन को भी बाय कर रहे हैं। तो लोग एकदम देखेंगे कि यार गोल्ड को नहीं बेच रहे हैं नेशंस, गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, साथ में बिटकॉइन को भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बिटकॉइन का बैग खाली नहीं कर रहे हैं नेशंस। अमेरिका बिटकॉइन के बैग को बढ़ा रहा है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व
एसेट उसने बना दिया है और बिटकॉइन को बाय कर रहा है, वो देखेगा कि यार बिटकॉइन को और देश जो है वो बाय करने लग गए। ईटीएफ्स भी बिटकॉइन के अंदर अपने बैग को खाली नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशंस खाली नहीं कर रहे, माइक्रो स्ट्रेटेजी खाली नहीं कर रहा है, कंपनीज बढ़ती चली जा रही हैं। तो लोग भी कहेंगे कि यार अच्छा, गोल्ड बढ़ रहा है, डिजिटल गोल्ड की तरह तरह चलो मैं बिटकॉइन को भी बाय करना शुरू करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म में लोग बिटकॉइन को बाइंग करना शुरू करेंगे। डिजिटल स्टोर ऑफ वैल्यू जैसे गोल्ड है, वैसे डिजिटल गोल्ड की तरह उसके अंदर बाय करना शुरू करेंगे, एक सेफ हेवन तलाश करने के लिए। लेकिन उन्हें सेफ हेवन क्रिप्टो के अंदर स्मॉल जो स्मॉल कैप्स हैं, मीम कॉइन्स हैं, इसके अंदर उनको वो नहीं फिगर आउट होगा, नहीं उसके अंदर वो देखेंगे, ना ही उनको वो सेफ हेवन लगेगा। अब इसमें भी क्या है, आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज़ मैं आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया, नो प्रॉब्लम इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में डेफिनिटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है? ऑल्ट कॉइन्स में स्मॉल कैप्स एंड मीम कॉइन्स शॉर्ट टर्म में ह्यूज प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में भी ह्यूज प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर L1s और जो एस्टैब्लिश्ड इथेरियम, सोलाना, सुई, ये जो चेन्स हैं, राइट? तो पॉलीगॉन, इन इनमें क्या होगा? देखो, जो चेन्स हैं, जो L1s हैं, जो एस्टैब्लिश्ड L1s हैं, या डीफाई या आरडब्ल्यू के अंदर जो टॉप 1 जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, या बीएनबी है जैसे बाइनेंस चेन है, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, जो ये कॉइन्स हैं, जब बिटकॉइन के ऊपर लॉन्ग टर्म में फ़र्क पड़ेगा, जब ग्रो करेगा, तो ओवरऑल मार्केट बढ़ेगी क्रिप्टो की, तो उसका इम्पैक्ट इन पे भी पड़ेगा और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जब लोग वेब 2 के अंदर जॉब लॉसेस होंगे, नौकरियाँ जाएँगी, तो लोग तलाश करेंगे ऐसे फ्रंटियर्स की कि जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ को तलाश करने के लिए उनको वो जगहें चाहिए होंगी जहाँ पे जिन सेक्टर्स में ग्रोथ है। तो लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो अपनी एंटरप्रेन्योरियल जो जर्नी है, उसको ब्लॉकचेन के अंदर शुरू करने की कोशिश करेंगे। L1s के ऊपर आप डैप्स ज़्यादा देखोगे, इनोवेशन डैप्स के ऊपर ज़्यादा, L1s के ऊपर ज़्यादा होगी, फंडिंग भी इस तरफ डाइवर्ट होगी कि यार अगर कोई सेक्टर ग्रो कर रहा है तो वो एआई है और क्रिप्टो है, और प्रॉब्ली एआई और क्रिप्टो का एक कॉम्बिनेशन देखोगे, तभी आप एआई एजेंट्स के अंदर, आरडब्ल्यू के अंदर, इन सब चीज़ों में आप ग्रोथ देख रहे हो। ये आगे भी ग्रोथ होगी, ग्रोथ कम नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली लोग तला जब जब आपकी नौकरी जाती है तो होता क्या है, या आपको अनसर्टेनिटी होती है, आप कहते हो यार कोई इंडस्ट्री नहीं तलाश करता हूँ, तो आप ऐसी इंडस्ट्रीज को तलाश करने की कोशिश करोगे कि यार जहाँ पे ग्रोथ है, तो उसमें एआई और क्रिप्टो जो है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो आज भी ग्रोथ पे और कल भी ग्रोथ पे रहेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं, ये इन्वेस्टमेंट आपकी मीम कॉइन्स और आप ऑल्ट छोटे-छोटे ऑल्ट कॉइन्स में करते थे, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली इस अनिश्चितता में, इस अनसर्टेनिटी में। जो ग्रोथ आएगी वो सबसे पहले बिटकॉइन में आएगी और फिर आएगी L1s में, और लॉन्ग टर्म में दोनों का फ्यूचर अच्छा है, राइट? दो ऑल्ट कॉइन्स में भी कौन-सी जो बड़ी L1s हैं या कैटेगरी के लीडर्स हैं, जैसे आरडब्ल्यूए, डीपिन, डीफाई, इसमें जो कैटेगरी लीडर्स हैं, दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेल बिकॉज़ अल्टीमेटली इनोवेशन इज़ गोइंग टू हैपन ऑन देम, and lot of capital will get diverted to them, plus countries will be pushing them, right? तो ये एक क्यों क्यों पुश कर रही होंगी? क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन जो है वो उस ग्लोबल प्रोडक्ट्स होता है, उसमें ग्लोबल फिनोमिना रहता है, ग्लोबल लोग, कंपनीज जो है उसके ऊपर बिल्ड कर रही होती है। सो ये ग्लोबल होने के कारण, ग्लोबल प्लेटफॉर्म होने के कारण उसमें आप ग्रोथ देखोगे, राइट? तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। टिट्स एंड बिट्स में कुछ मीम कॉइन्स परफॉर्म करेंगे, वो नैरेटिव्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल इस पर्टिकुलर जो टैरिफ का इम्पैक्ट है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में तो बिटकॉइन क्रिप्टो पे फ़र्क है ही है। लॉन्ग टर्म में देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर बिटकॉइन, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल्ट कॉइन्स एज़ वेल, बट वेरी स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन्स, कैटेगरी लीडर्स, ठीक है? प्रोबब्ली दे आर गोइंग टू डू वेल। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट को समझना। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप उसको नहीं समझ रहे हो। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप ये देख रहे हो, एक तरफ तो टैरिफ की वजह से डिप्रेशन और इकोनॉमीज़ धराशायी होंगी, और दूसरी तरफ जो ये चैट जीपीटी ने एक टेस्ट हुआ है जिसके अंदर ट्यूरिंग टेस्ट उसने पास कर लिया है। तो ट्यूरिंग टेस्ट ये है कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर मशीन की इंटेलिजेंस को देखा जाता है कि उसको एक ऐसी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस दी जाती हैं कि क्या वो इन सर्कमस्टांसेस में और सिचुएशंस में पास होगी, क्या ह्यूमंस को जैसी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन दी जाती है
जैसे वो रिएक्ट करते हैं और वो पास हो जाते हैं, तो क्या मशीन्स पास होंगी? तो ट्यूरिंग टेस्ट उसको जाँचने का एक तरीका है, और ट्यूरिंग टेस्ट में जो चैट जीपीटी है, उसको चैट जीपीटी 4.5 वो पास हो गया। तो ये वो दर्शाता है कि भाई इधर आपकी नौकरियाँ जा रही हैं, इधर आपका डिप्रेशन आ रहा है, और इधर एआई जो बची-खुची जॉब्स थी उनको ले रहा है। तो आप ज़रा सिचुएशन को समझो यार, सिचुएशन को समझो। इधर आपकी जॉब्स जा रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, टैरिफ्स की वजह से लगी पड़ी है पूरी दुनिया में ट्रेड की, और इधर से जो बची-खुची नौकरियाँ थी, जो नौकरियाँ बच गई, उनको एआई खा रहा है। क्यों? क्योंकि एआई जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट को पास करके ऑलमोस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पे आ गया है। अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हाट वी आर गोइंग टू फेस इन द फ्यूचर। आई एम वरिड, आई एम वरिड फॉर द फ्यूचर ऑफ माय चिल्ड्रन आल्सो। हाँ, वो ठीक है यार, पॉजिटिव रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। हाँ यार, वो रहेंगे ना यार, कर रहे हैं ना, बना रहे हैं ना। लेकिन फ्यूचर बहुत, बहुत ड्रैकोनियन है। आज आपको उसकी तैयारी करनी है। आपको राइट तरीके से सोचना है। कौन-सी वो एसेट क्लास है जो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी फ्यूचर में यार, जो बीट करेंगे हर चीज़ को, मेरी अनसर्टेनिटी को, मेरे को सेव करेंगे अगले 5 साल की प्लानिंग। क्या आपको वो छोटा ऑल्ट कॉइन आपको वो देगा कॉन्फिडेंस? क्या आपको वो मीम कुत्ता, बिल्ली कॉइन आपको कॉन्फिडेंस देगा? आपको कॉन्फिडेंस क्या चीज़ देगी यार? आपको आप आप समझ नहीं रहे हो सिचुएशन को। कई लोग गोल्ड को गाली देते हैं। गोल्ड गोल्ड को गाली देने से क्या होगा? बिटकॉइन को गाली देने से क्या होगा? एंड जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, हमें सब पता है कि ये बलून्ड होती हैं। ये फ्यूचर को बुक किया जाता है प्रेजेंट में। जब फ्यूचर ही अनसर्टेन है तो प्रेजेंट पे उसका फ़र्क आएगा ना। किसी भी स्टॉक मार्केट का प्राइस क्या होता है? जो फ्यूचर की अर्निंग्स को हम आज बुक कर लेते हैं, फ्यूचर की प्रोग्रेस और सक्सेस को आज बुक कर लेते हैं। जब फ्यूचर ही ब्लीक दिखेगा तो आज क्या होगा? ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। कौन सी वो एसेट क्लास है जिन्होंने दुनिया की जंगें देखी, बैटल्स देखी, और फिर भी सर्वाइव कर गई? गोल्ड, बिटकॉइन बहुत नया है, मानता हूं, लेकिन जितना अटैक बिटकॉइन के ऊपर हर पल हर सेकंड होता है ना, इतना किसी एसेट क्लास पे नहीं होता, और उसमें वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपको समझना पड़ता है। सिचुएशन इज नॉट रियली गुड अनटिल अनलेस और ये भी मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं। कैसे? भाई पूरी दुनिया डिप्रेशन में जा रही है, हाहाकार मच रहा है, जॉब लॉस हो रहा है, सब हो रहा है। लास्ट में देश करेंगे क्या? पैसे को प्रिंट करेंगे। पैसे को प्रिंट मतलब भाई डिप्रेशन से निकालने के लिए क्या होगा? सब लोग बैठेंगे, बैठ के बोलेंगे यार इंटरेस्ट रेट्स यार कम करो, और मार्केट में लिक्विडिटी डालो, जॉब लॉस हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, ये टैरिफ्स में एडजस्टमेंट करो, और फिर से मार्केट को पंप करो, ये होना है। और जैसे ही वो होगा, तो फिर से क्या होगा? फिर से एसेट क्लास सारी बूम कर जाएंगी। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि एक रात में हो जाएगा। अभी तो टैरिफ इम्पोज्ड है, इसका 1-2 साल 3 साल तक ये देखेंगे कि क्या निकल के आता है। रिजल्ट उसको ही पता है कि एक रात में कुछ नहीं होने वाला। अगर इसका रिजल्ट नहीं आया और हाहाकार मच गई पूरी दुनिया में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरी जो मीम कॉइन्स को लॉन्च कर सकता है प्रेसिडेंट, वो खेल रहा है, खेलने दो। इसका इम्पैक्ट आएगा। अल्टीमेटली उनके पास और कोई तरीका नहीं होगा। मनी को प्रिंट करो, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट करो, और उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ाओ, नौकरियाँ बढ़ाओ, और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है? हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया दोस्त, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी था आपको कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। बहुत कॉमन तरीके से कहीं में से गलती हो गई हो, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं हूँ। अगर कोई इकोनॉमिक्स के टीचर से आप ये वेरीफाई करा लेना वीडियो के, इस वीडियो में बात बंदा सही कह रहा है। आपको सही लग रही नहीं लग रही, कोई सेंस लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर ये लग रहा है तो भाई प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। ठीक है? ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट गाइस, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बट द बैड टाइम्स आर कमिंग, एंड प्रिपेयर फॉर देम। ठीक है? मैं आपका शुभचिंतक हूँ, और आगे भी ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा, और सुनील जी को भी लेके आऊँगा, कुछ एक्सपर्ट्स को लेके आऊँगा कि इस सिचुएशन को कैसे काउंटर करें। ठीक है? तो चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।